नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट का यह फैसला तब आया है जब राम मंदिर के उद्घाटन के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु और शिव का अवतार बताया जा रहा है। राम की मर्यादा के प्रतीक के रूप में उन्हें स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। मगर इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह सवाल उठता है कि वे महापुरुष और दैविक अवतार होने के उत्तराधिकारी हैं भी या नहीं। प्रधानमंत्री के नाते छोड़िए, एक सामान्य नागरिक के नाते उन्होंने हत्यारों और बलात्कारियों की रिहाई का विरोध नहीं किया। गुजरात चुनावों के समय हत्या और बलात्कार के दोषियों को माला पहनाया जा रहा था। बीजेपी के विधायक सीके राहुल जी का बयान है कि ये ब्राह्मण हैं और इनके संस्कार अच्छे हैं। प्रधानमंत्री चुप रहे, उनकी मंत्री स्मृति ईरानी चुप रही, गृह मंत्री चुप रहे। जब आप इस केस का डिटेल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि केवल हत्यारों और बलात्कारियों को नहीं बचाया जा रहा था, उस विचारधारा को भी बचाया जा रहा था जिसके नाम पर 11 लोगों ने बिल्किस के साथ बलात्कार किया, उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या की और कैदी बन गए, हत्यारे बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस विचारधारा को भी एक तरह से रंगे हाथों धर लिया है। अब सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बड़ा है। गुजरात सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट के इस एक फैसले से बचाने के लिए गोदी मीडिया क्या क्या करेगा, क्या आपको पता है? क्या इस फैसले को घर घर पहुंचाया जाएगा या फिर गोदी मीडिया राम मंदिर का कवरेज और बढ़ा देगा ताकि राम को घर घर पहुंचाने के नाम पर बीजेपी सरकार की इस करतूत को आप तक पहुंचने से रोका जा सके? क्या यह सवाल करेगा गोदी मीडिया कि गुजरात सरकार हत्यारों का साथ देती हुई पकड़ी गई है? क्या मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाएगा? किसी पर कार्रवाई होगी? जिस समय रिहाई हुई उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल थे, आज भी हैं। क्या मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करेगा कि इतने गंभीर अपराधियों को रिहा करने की सिफारिश केंद्र के गृह मंत्रालय ने क्यों की? खुद गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि गृह मंत्रालय के कहने पर रिहा किया गया। आप दर्शक भी ठीक से पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल की बेंच ने कहा है कि गुजरात सरकार हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए लोगों के साथ मिली हुई है। हमारा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी उस गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह हत्यारे और बलात्कारियों के साथ मिलकर उसने काम किया? जस्टिस नागरत्ना ने ऑर्डर पढ़ते हुए कहा कि कोर्ट मानता है कि रिहाई का ऑर्डर देने का अधिकार क्षेत्र गुजरात सरकार का नहीं था, महाराष्ट्र सरकार का था। इसलिए कोर्ट ने रिहाई के फैसले को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों की आजादी पर अंकुश लगाना जायज है। उन्होंने आजादी के अधिकार तभी खो दिए जब दोषी पाए गए और जेल हुई। अगर उन्हें रिहाई चाहिए तो जेल में कानून के दायरे में रहकर अपील करें। कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि कानून का शासन माने बिना इंसाफ नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोर्ट के आदेश मिथ्या बनकर रह जाएंगे। कोर्ट को इंसाफ करना है, इंसाफ से किनारा नहीं करना चाहिए। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का सहारा लिया और इस मामले में रिहाई की। उस ऑर्डर के अनुसार रिहाई का अधिकार महाराष्ट्र सरकार से गुजरात सरकार को दिया गया, इस आधार पर कि अपराध गुजरात में हुआ था। आज के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से 13 मई 2022 का वो ऑर्डर फ्रॉड के माध्यम से प्राप्त किया गया। फ्रॉड के माध्यम से प्राप्त किया गया। दोबारा पढ़ रहा हूं ताकि आप ध्यान से सुने। फ्रॉड के माध्यम से प्राप्त किया गया, इसलिए वो गैर कानूनी है और इसी कारण रिहाई का आदेश खारिज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एक क्लासिक केस है। क्लासिक केस, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इस्तेमाल कानून को तोड़ने के लिए किया गया ताकि दोषियों की रिहाई हो।
कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार द्वारा विवेक के दुरुपयोग और सत्ता को हड़पने का मामला है। इस आधार पर भी इस आदेश को खारिज किया जाना चाहिए। आज राम की मर्यादा की सारी समझ दांव पर है। बीजेपी की सरकार पर हत्या और बलात्कार के दोषियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप नहीं बल्कि प्रमाण पाया गया है। कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। कहा कि सरकार इन हत्यारों के साथ मिली हुई थी। बताइए किसी सरकार पर कब आपने सुना कि कोर्ट ने कहा हो कि वो हत्यारों और बलात्कारियों के साथ मिली हुई थी। अब सवाल है, क्या राम की मर्यादा का पालन किया जाएगा? संवैधानिक मर्यादा का तो हमने जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि करोड़ों रुपए झोंक कर, लाखों कार्यकर्ता उतार कर, दर्जनों एंकर उतार कर देश को राममय बनाया जा रहा है। तो राम की मर्यादा की ही बात करते हैं। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक, हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल और आंटियां इस बात को भी हजम कर जाएंगी, या वो सवाल करेंगे कि प्रधानमंत्री के राज्य गुजरात की बीजेपी सरकार पर हत्यारे और बलात्कारियों के साथ मिलकर काम करने के प्रमाण मिले हैं? तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए था और अब क्या करना चाहिए? क्या घर घर आ रहे इन कार्यकर्ताओं से देश की नारियां पूछेंगी कि राम की पूजा करते हैं लेकिन हत्यारे और बलात्कारियों को चुपके से रिहा करवाते हैं और प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं? क्या ये सवाल इस देश की औरतें पूछ पाएंगी या इस पर भी चुप रह जाएंगी? इस तरह के कार्यक्रमों से माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन क्या महिलाएं देख सकेंगी? देश की जनता को दिखेगा कि राम के नाम पर उनसे क्या क्या छिपाया जा रहा है? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो के अपराधियों को जो राहत दी गई थी, गैर कानूनी राहत जो दी गई थी, उसके खिलाफ ऑर्डर दिया और उसको रद्द कर दिया। हम इसका स्वागत करते हैं। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता जहां अपराधी का धर्म देखा जाए या अपराध के शिकार का धर्म या मजहब देखा जाए या जाति देखी जाए। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले, उसकी बच्ची को मार देने वाले और अन्य रिश्तेदारों की हत्या जैसे आरोप में सजा पाए उन सभी 11 लोगों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं, जिन्हें गुजरात चुनाव के समय रिहा किया गया था। उनकी स्वतंत्रता 15 अगस्त के दिन की गई। उस दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था और अमृत और आज़ादी दी जा रही थी हत्यारों को। 2 सप्ताह के भीतर इन 11 दोषियों को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार का फैसला शक्तियों का दुरुपयोग था। आप सोचिए, यह दुरुपयोग किसके लिए किया गया? जिन्हें हत्या के मामले में सजा सुनाई जा चुकी थी। क्या यह मामला राजनीतिक नहीं है? क्या बिना इनकी राजनीतिक जरूरत के कोई भी सरकार यह फैसला ले सकती थी? कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास ऐसा करने का कोई अधिकार ही नहीं था। आप किसी बलात्कारी और हत्यारे को रिहा कर रहे हैं, तब कर रहे हैं जब कोई अधिकार नहीं। साफ है, गुजरात विधानसभा चुनाव में माहौल बनाने के लिए या किसी अन्य अज्ञात राजनीतिक मकसद से किया गया होगा। यह लड़ाई मीडिया ने नहीं लड़ी, महुआ मोइत्रा ने लड़ी, जिन्हें संसद से निकाल दिया गया, जिनके खिलाफ गोदी मीडिया ने अभियान चलाया, जिनका चरित्र हनन किया गया। महुआ संसद में हार गई, मीडिया के सामने हार गई, मगर उनकी इस एक याचिका ने उस सच को सामने ला दिया जो दिख तो सबको रहा था मगर बोल कोई नहीं पा रहा था। बिल्किस बानो बेशक मुख्य याचिका करता थी, मगर उनके साथ तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा,
पूर्व सांसद सुभाषिनी अली, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, पत्रकार रेवती लॉल ने भी 2022 में दोषियों की रिहाई के बाद कोर्ट के सामने अपनी याचिका दायर की, बिल्किस का साथ दिया। एक बार फिर से इस लड़ाई में वकील कपिल सिब्बल, वकील शोभा गुप्ता, वकील वृंदा ग्रोवर और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की, ये लड़ाई लड़ी। सुभाषिनी अली ने अपनी याचिका में कहा था यह अन्याय है। दवायर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि क्या नए भारत में इंसाफ अपराधी का धर्म और जाति देखकर होगा। आखिर गुजरात की सरकार बलात्कारियों को और हत्यारों को क्यों बचा रही है? क्या उसकी मजबूरी है कि वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार थी इन अपराधियों को बचाने के लिए? सिर्फ उनको छोड़ा ही नहीं, इनको बचाने के लिए पूरी अपनी ताकत गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार ने झोंक दिया। आखिर क्यों? क्या बीजेपी की जो सरकारें हैं वो बलात्कारियों और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकारें हैं? क्या वो ये दे रही हैं संदेश कि जो लोग उनके जैसे सोचने वाले हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो चाहे बलात्कार करें चाहे हत्या करें, उनका बाल बांका नहीं होगा? क्या वो कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करने वालों को भी पूरी तरह से सरकार की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है? अगर ऐसी बात है तो ये हमारे देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। अभी बीएचयू का मामला भी सामने आया है जिसमें 3 नौजवान जो भाजपा से संबंधित हैं, उन्होंने एक छात्रा के साथ जो वहाँ बदतमीज़ी की, बदसलूकी की। अभी वो बात सामने आई है और 2 महीने तक पुलिस ने उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। ब्रिजभूषण शरण सिंह का भी मामला सामने है। तो आखिर क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या न्याय की जो प्रक्रिया है वो संविधान से दूर हट रही है, वो रूल ऑफ लॉ से दूर हट रही है? क्या हमारे देश में अब मनुस्मृति के आधार पर न्याय प्रक्रिया चलेगी कि जो अपराधी है उसका धर्म देखा जाएगा, उसकी जात को देखा जाएगा, और जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी जात को देखा जाएगा, उसके धर्म को देखा जाएगा, उसके बाद दंड सुनाया जाएगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत गंभीर सवाल हैं जिन पर लोगों को अब सोचना पड़ेगा। अब कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि ये लोग महाराष्ट्र जा सकते हैं, वहाँ पर दरवाज़ा कोर्ट का खटखटा सकते हैं। अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ही सरकार है, तो वहाँ क्या होगा? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। और जो लोग भी इस देश में न्याय पसंद हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हो, जो कमज़ोर हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी सुरक्षा हो, उनको इन सवालों के बारे में बहुत गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। मोदी सरकार नारी वंदना, मातृशक्ति का जाप करवाती रही। बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक भी यही करते रहे, मगर बिल्किस के जरिए भारत की महिलाओं के साथ खड़े होने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूक गए। चुप्पी उनकी थी, मिली भगत गुजरात सरकार की थी, उनकी मंत्री स्मृति ईरानी भी चूक गईं। बेहद गंभीर मामला है। हत्या और बलात्कार के जघन्य मामले में इन 11 लोगों को सजा सुनाई गई थी। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मोढ़डिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना, ये सब इनके नाम हैं। रिहाई के बाद स्थानीय लोग माला और मिठाई लेकर पहुंच गए स्वागत करने। जब ये लोग बाहर आए तब इनके पैर छुए गए, मालाएं पहनाई गईं, महिलाओं ने टीका लगाया। ऐसी खबरें भी छपी कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने अपने दफ्तर में इनका स्वागत किया। इस पूरे मामले से प्रधानमंत्री को अलग करने और उन्हें महान दिखाने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा। बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने किया, इसका प्रधानमंत्री मोदी से कोई लेना देना नहीं। इस पर विश्व हिंदू परिषद के नेता नाराज हो गए, बीजेपी से सवाल कर दिया क्या यह पार्टी लाइन है या शाजिया इल्मी की राय है। तो इस तरह से इस मामले में बीजेपी गेंद को इस पाले में तो कभी उस पाले में फेंकती रही ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आंच ना आए। क्या प्रधानमंत्री इस जवाबदेही से बच सकते हैं? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। अटल बिहारी वाजपेयी की
तरफ बोल सकते थे कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन वे चुप रह गए। गुजरात से आते हैं, वहां की सरकार ने ऐसा किया, बलात्कारी और हत्यारों के साथ सरकार खड़ी रही और प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं बनती, एक बयान तक नहीं आता है। क्या इसके लिए भी प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं बनेगी? आप ठीक से पढ़िए। बीजेपी के विधायक हैं सीके राहुल जी, इन्होंने रिहा हुए दोषियों को संस्कारी ब्राह्मण कहा था। भाजपा विधायक जेल की उस कमेटी के सदस्य थे जिसने इनकी रिहाई का प्रस्ताव किया। सोचिए, ब्राह्मण होने के नाते हत्यारे और बलात्कारियों को रिहा किया गया। क्या आईटी सेल हिंदुस्तान टाइम्स में छपी इस खबर को जन जन तक पहुंचाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री की नाक के नीचे इस देश में क्या हो रहा है? देश के एक हिस्से को बदल दिया गया है, बाकी हिस्से को चुप रहने के लिए डरा दिया गया है। या किसी और दौर का भारत होता तो प्रधानमंत्री तमाम राजनीतिक दबावों की आशंका में रहते, सोचते कि जनता में क्या संदेश जा रहा है, जनता कितनी नाराज होगी। मगर अब सबको भरोसा हो गया है, राम के नाम पर जनता ने सोचना बंद कर दिया है। इसलिए इस सवाल को गायब करने के लिए राम के नाम की गाड़ी गली गली में तेज गति से घुमा दी जाएगी। लोग भूल जाएंगे कि सरकार ने क्या किया। काम कुछ और, भाषण कुछ और। जिस 15 अगस्त को बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वालों को रिहा किया जा रहा था, उसी 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश के लिए अपील कर रहे थे, देश से अपील कर रहे थे कि किसी ना किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? जनता से अपील कर रहे हैं, खुद जो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट तो नहीं गई, उन्हें जाना चाहिए था, यह उनका काम था। कौन इस देश में हत्यारों के साथ खड़ा होता है, किस मजबूरी में खड़ा होता है और चुप हो जाता है? गुजरात सरकार से पूछा जाना चाहिए, किसके कहने पर हत्यारों के साथ यह सरकार मिलकर काम कर रही थी? गुजरात दंगों पर द एनाटमी ऑफ हेट नाम से शानदार किताब लिखने वाली पत्रकार रेवती लॉल भी याचिकाकर्ताओं में से एक थी। आपने यह किताब नहीं पढ़ी है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बताइए कि सांप्रदायिकता आपके बच्चों को गुंडा और दंगाई बना देगी। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिखा ही दिया कि न्याय के आगे जीत है। बहुत लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, और हम इससे एक चीज तो जरूर सीख सकते हैं कि हमें हार नहीं माननी है, किसी भी कीमत पे हार नहीं माननी है। लेकिन ये जीत हम लोग जिन्होंने कोर्ट में केस लेके गए वो नहीं है, ये बिल्किस बानो की जीत है। और बिल्किस बानो से देश के बाकी सारी औरतें, खासकर मुस्लिम औरतों को ये जान लेना चाहिए कि न्याय अभी भी मरी नहीं है। लोग हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे बड़ी जातें और बड़े पार्टियां और सरकारें हमारा हौसला कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोगों को बता रहे हैं जोर से, अपने मुट्ठी ऊपर करके, कि सच के आगे आखिर जीत है। कोर्ट का फैसला ने समाज की बातें सुनी, बिल्किस बानो की पीड़ा सुनी, और कोर्ट ने आखिर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि न्याय एकदम दबाया जाए और दबी रहे। और इससे सबको सतर्क रहना चाहिए जो लोग न्याय का अपमान करते हैं और सोचते हैं कि न्याय उनकी मुट्ठी में है। यह लड़ाई बीजेपी की महिला नेता क्यों नहीं लड़ रही थी? उनके पास सरकार थी, ताकत थी, मीडिया था, अपने ही सरकार से पूछ सकती थी। क्या बीजेपी की महिला नेताओं को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा? वो कैसे चुप रह गई? तब फिर वे किस बात की नारी शक्ति, नारी वंदना के नाम पर धार्मिक रैलियों में जाती हैं? अगर बिल्किस के मजहब से दिक्कत थी तो इससे क्यों नहीं दिक्कत हुई कि बीजेपी के ही पुरुष विधायक हत्या करने वालों को ब्राह्मण और अच्छे संस्कार का बता रहे थे? क्या बीजेपी महिला नेताओं के हिंदू राष्ट्र की कल्पना में इन बातों को बर्दाश्त करना होगा? सुप्रीम कोर्ट ने आज उन सभी नेताओं को सजा सुनाई है जो राष्ट्रवाद और नारी वंदना के नाम पर पगड़ी बांधकर वीर रस में प्रधानमंत्री मोदी का बखान करती हैं, मगर बलात्कारी और हत्यारे की रिहाई पर एक शब्द बोलने की वीरता नहीं दिखा पाती। यही धर्म की राजनीति की कायरता है। धर्म की राजनीति सामान्य विवेक की जगह कीचड़ भर देती है।
2019 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिल्किस को 50 लाख का मुआवजा, घर, नौकरी मिले, क्योंकि बिल्किस ने 17 साल बंजारों की जिंदगी गुजारी है। बिल्किस ने 15 साल में 20 घर बदले, लेकिन मुआवजा देने में गुजरात सरकार ने 5 महीने की देरी की। जब वो वापस कोर्ट गई तो सरकार की तरफ से वकील तुषार मेहता ने कहा कोर्ट स्पष्ट करे कि यह सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इस मामले में विशेष परिस्थिति है। कहने का मतलब है कि अपवाद के तौर पर निर्देश दिया जा रहा है। तब कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम स्पष्ट ही कर देते हैं। उसके बाद तुषार मेहता ने कहा कि हम 2 हफ्तों में पैसा दे देंगे। उस पर भी कोर्ट को कहना पड़ा आपको इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। हर कदम पर स्टेट यानी सत्ता बिल्किस का विरोध कर रही थी। हर कदम पर बिल्किस लड़ती जा रही थी। बिल्किस बानो की यह जीत भारत की उन महिलाओं और मर्दों को शर्मिंदा करती है जो इस केस पर इसलिए चुप हो गए क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करना पड़ता, उन्हें बीजेपी से सवाल करना पड़ता। आप अपनी इस हार को राम मंदिर की आड़ में नहीं छिपा सकते, उनके सामने भी जवाब देना पड़ेगा। जब आपने किसी प्रकार की मर्यादा ही नहीं बचने दी तो राम की मर्यादा कहां से खड़ी कर पाएंगे? वरना राम के नाम पर इतनी शक्ति तो आ ही जाती कि गलत के खिलाफ बोलते, अन्याय के खिलाफ बोलते और न्याय की मांग करते। गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री क्या बनी, बीबीसी पर छापे पड़ गए, बैन लग गया। बिल्किस बानो के इस फैसले से आज गुजरात दंगों के दौर की खबरें फिर से लौट रही हैं। देश की जनता हर गलत पर चुप रही क्योंकि उसे राम मंदिर का सपना दिखाया जा रहा था। एक बार फिर से उसे मौका मिला है गलत को गलत कहने का, राम की मर्यादा स्थापित करने का। हमने यह उदाहरण क्यों दिया? बहुत जरूरी था। इनकी रिहाई का विरोध करने वाले कुछ लोग बचे हुए थे। सिस्टम के भीतर कोई था जिसका ईमान कांप रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्च 2021 में मुंबई के ट्रायल कोर्ट के सिविल जज ने कहा कि इन लोगों की बिल्किस या मारे गए लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई रिश्ता ही नहीं था। इनकी हत्या और बलात्कार केवल इसलिए किया गया क्योंकि ये एक धर्म विशेष के थे। नाबालिगों को भी नहीं बख्शा गया। ये इंसानियत के सबसे जघन्य अपराधों में से है। ये समाज की अंतरात्मा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमने राम यात्रा की तस्वीरें दिखाई आपसे पूछने के लिए कि क्या राम की इन तस्वीरों का इस्तेमाल आपको नैतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है? बस पर बनी प्रधानमंत्री की ऐसी तमाम तस्वीरों के जरिए कई प्रकार की अनैतिक चुप्पियों पर पर्दा डालने के लिए तो नहीं किया जा रहा। इन हत्यारों की रिहाई को चुनौती नहीं दी जाती तो कई सच बाहर नहीं आ पाते। जैसे सुनवाई के दौरान ही पता चला कि सीबीआई भी रिहाई के लिए तैयार नहीं थी। मुंबई के ट्रायल जज भी सहमत नहीं थे। सुनवाई के चलते गुजरात सरकार को खुद ये बात सुप्रीम कोर्ट को बतानी पड़ गई। सीबीआई के अधिकारी ने गोधरा की सब जेल में सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच के सुपरिटेंडेंट को मार्च 2021 में पत्र लिखकर कहा कि दोषियों का अपराध बहुत ही जघन्य और गंभीर है, इसलिए उन्हें जल्दी रिहाई नहीं मिलनी चाहिए, ना कोई रियायत मिलनी चाहिए। मुंबई के सिविल जज ने कहा कि सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो महाराष्ट्र सरकार रिहाई के नियम लागू कर सकती है। मगर 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 11 में से एक आरोपी की याचिका पर फैसला देते हुए कहा था यह मामला गुजरात सरकार के पास जाना चाहिए क्योंकि अपराध वहीं हुआ था। इस तरह गुजरात सरकार ने आदेश जारी कर 15 अगस्त के दिन हत्या और बलात्कार के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया। इसका मतलब कोई था, किसी का हाथ रहा होगा जो इनकी रिहाई चाहता होगा। गुजरात सरकार ने कोर्ट को बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की रजामंदी से ही ये रिहाई हुई। राज्य सरकार ने बताया कि केंद्र के पास भेजे जाने के 2 हफ्तों के भीतर ही इनकी रिहाई की मांग स्वीकार कर ली गई। इतना जल्दी फैसला? तो सवाल है कि जब इनकी रिहाई हुई उस समय सरकार ने यह बात सामने क्यों नहीं रखी? रिहाई के समय कहा जा रहा था कि गोधरा की कमेटी ने मंजूरी दी क्योंकि गुजरात सरकार के रिहाई के नियमों के तहत उसकी और अन्य विभागों की रजामंदी चाहिए थी। लेकिन रिहाई के 2 महीने बाद कोर्ट के सामने रखे गए दस्तावेजों में यह निकलकर आता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 हफ्ते के भीतर रजामंदी दे दी। अमित शाह जी बताएं, इतनी जल्दी क्या थी?
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने 14 साल या उससे अधिक सजा काट ली है, उनका बर्ताव अच्छा है, केंद्र ने भी हामी भर दी, इसलिए उन्हें रिहा किया गया। जब यह खबर आई तब बिल्किस पर मानो बिजली गिर गई। बिल्किस ने कहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं अपनी मरहूम बेटी सालेहा के लिए दुआ पढ़ रही हूँ। बिल्किस के पति याकूब रसूल ने खबर आने के बाद कहा कि खबर मिलने के कुछ देर तक बिल्किस को यकीन नहीं हुआ। उसके बाद वो रोई, फिर सहम कर चुप हो गई। हमें इस बारे में पता नहीं, वे स्तब्ध हैं, शांति की प्रार्थना करते हैं, ये उनका बयान था। 2002 में गुजरात में हिंसा हो रही थी। बिल्किस अपने परिवार के साथ अपने गांव रणधीकपुर से भागी। सारे लोग छपरवाड़ जिले में शरण ले रहे थे जब 20-30 लोगों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। इनमें से 11 वो थे जिन पर 3 मार्च 2002 को 21 साल की बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप करने का आरोप लगा और सजा हुई। बिल्किस उस समय 5 महीने की गर्भवती थीं। उनका अजन्मा बच्चा मारा गया। आप नारी वंदना की बात करते हैं और चुप हो जाते हैं। बिल्किस की 3 साल की बेटी समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई थी। 2008 में इस मामले को ट्रायल के लिए महाराष्ट्र भेज दिया गया। एक सेशंस कोर्ट ने सभी आरोपियों को 302, 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी। मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख मुआवजे का ऑर्डर दिया, सजा बरकरार रखी। अप्रैल 2023 में जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस KM जोसेफ की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी। उन्होंने ऑर्डर दिया कि केंद्र और गुजरात की सरकारें अगली सुनवाई पर दोषियों की रिहाई की फाइल तैयार रखें। केंद्र और गुजरात सरकार ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का रिव्यू फाइल करेंगे। तब जस्टिस जोसेफ भी हैरान रह गए। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि क्या राज्य सरकार ने ऑर्डर जारी करते हुए सही सवाल पूछे थे और विवेक का प्रयोग किया था। सरकार की ओर से वकील ने कहा कि विवेक का प्रयोग हुआ है। तब कोर्ट ने कहा, आप फाइल दिखाइए, हम देखना चाहते हैं कि क्या सरकार ने कानून के दायरे में रहते हुए रिहाई के आदेश दिए और क्या यह प्रामाणिक तरीके से किया गया। अगर आप कारण नहीं बताते हैं तो हमें मजबूरन अपने नतीजों पर आना होगा। धर्म के आवरण का सहारा लेकर राजनेता खुद को अवतार घोषित करवा सकते हैं, लेकिन जिस संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पार्टी बीजेपी की सरकार है, उससे जो अपराध हुआ है उससे बचने के लिए धर्म के किस प्रसंग का, किस ग्रंथ का सहारा लिया जाएगा। क्या वाल्मीकि या तुलसी के रामायण में ऐसा कोई भी प्रसंग आपको मिल सकता है जहां शासन के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को ऐसी घटना के लिए कोई भी अफसोस ना होता हो, जो कार्रवाई ना करता हो और जो गलत को गलत ना बोल पाता हो। राजस्थान के श्रीकरणपुर में उपचुनाव हो रहे थे, अपने उम्मीदवार को ही मंत्री बनवा दिया, घोषित कर दिया। आचार संहिता लागू थी, इसकी परवाह नहीं की गई। उन्हें पता है कि राम मंदिर के जश्न में डूबे भारत को अब कभी गलत नजर आएगा ही नहीं। भारत ने हमेशा हमेशा के लिए वो नजर खो दी है। जितना गलत करना है यही सही समय है, उससे भी ज्यादा गलत करते चलो। लेकिन नतीजा क्या हुआ? श्रीकरणपुर की जनता ने बीजेपी के उम्मीदवार को भारी मतों से हरा दिया, जिसे जीतने से पहले मंत्री बनाया गया था। आज भी प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया। वे अयोध्या पर ट्वीट कर रहे हैं। उन्हें यह अन्याय नजर नहीं आ रहा। चारों तरफ देश में मंगल गान ही नजर आ रहा है। क्या यह राम की मर्यादा का भारत हो सकता है? संवैधानिक मर्यादाओं का भारत है या मोदी की मर्यादा का भारत है, जिसके नीचे सारी मर्यादाएं ध्वस्त होती नजर आ रही हैं? सवाल आपको करना है। उससे पहले आपको तय करना है कि सवाल करना किससे है, मोदी से या भगवान राम से। मोदी सरकार जिस सुप्रीम कोर्ट से मामले दर मामले में बचती रही, एक ऐसे फैसले की चपेट में आ गई जो मोदी, उनकी सरकार और उनकी बीजेपी की राजनीति, विचारधारा सबसे पर्दा हटा देती है। उम्मीद है आपको कुछ तो दिखा होगा कि राम नहीं आ रहे हैं, राम के नाम पर कोई और आ रहा है। अफसोस, बिल्किस बानो ने आज एक बार फिर से पर्दा हटाया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।